अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर का जो न्यू मॉडल पेपर बोर्ड ऑफिस ने इशू किया है उसका इंशाल्लाह ताला पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। ठीक है भाई। अब ये जो आपका मॉडल पेपर तो लास्ट टाइम भी इशू हुआ था, तो वो जो लास्ट मॉडल पेपर इशू हुआ था वो जो है आने वाले सालों के लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा। और इस साल आपको जो है कोविड की सिचुएशन की वजह से थोड़ी सी जो है आपको कंपेंसेशन करी है बोर्ड ऑफिस ने। आपका पेपर जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस किया है। जिस तरह सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसी तरीके से आपके जो है पेपर के अंदर भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करी हैं। तो जो है अब 50% आपके एमसीक्यूज़ आएंगे और जो है पेपर की जो टाइमिंग है वो भी रिड्यूस होकर 2 आवर्स की कर दी गई है। तो पहले आपको थोड़ा सा एक कंट्रास्टिंग फीचर दिखा देते हैं। ये जो लास्ट टाइम जो मॉडल पेपर इशू किया था, जो हमने से पहले सॉल्व किया था, तो वो भी आपका जो है ज़ाया नहीं गया। वो सारी मेहनत ये आपके काम आएगी। ये अगले साल के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो ज़्यादा एप्लीकेबल है। और इस साल आपके पास जो है मौजूदा क्राइसिस को देखते हुए बोर्ड ऑफिस ने थोड़ी सी कंपेंसेशन दी है कि अब आपको 3 आवर्स की जगह 2 आवर्स का पेपर कर दिया है। मार्किंग स्कीम सेम है, मार्क्स वही 60 हैं टोटल। बस ये है कि 2 आवर्स जो कि टाइम कंप्रेस किया है, तो लिहाजा उन्होंने जितने भी जो तीनों सेक्शंस के अंदर जो आपने क्वेश्चंस करने थे उनको भी रिड्यूस कर दिया है। प्लस एक एडवांटेज ये हुआ है आपको कि अब आपके 50% मार्क्स जो हैं, यानी कि 60 मार्क्स अगर टोटल हैं तो उसमें से 30 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव्स होंगे और बाकी जो रिमेनिंग 30 मार्क्स होंगे उनके जो है आपके ABC सेक्शंस के अंदर जो है क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे और वो इस मार्किंग स्कीम के तहत आएंगे। तो सेक्शन ए तो MCQs का ही हो गया, उसमें 30 MCQs हैं, 1 मार्क्स का एक होगा और 30 मिनट्स का टाइम होगा। और B सेक्शन के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो करने हैं उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे और उसमें से 6 आपने सेलेक्ट करके करने, 3 की चॉइस होगी और इनके जो है मार्क्स भी रिड्यूस कर दिए और जो है 3 मार्क्स का एक होगा। तो ये इस तरह टोटल 18 मार्क्स का आपका B सेक्शन हो गया। C सेक्शन की बात करें, C सेक्शन में 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसमें से 2 सेलेक्ट करने होंगे और उन 2 क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो हैं 12, यानी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरह ये 2 घंटे का पेपर है। आधे घंटे आपके MCQs में जो है कंज्यूम हो जाएगा और बाकी जो 1 आवर 30 मिनट्स बचेगा उसमें आपने B और C सेक्शन कंप्लीट करना है। तो दिमाग में रखिएगा कि आपको जो है कुल मिलाकर के जो है यहाँ पर 6 क्वेश्चंस करने हैं और 2 यानी 8 क्वेश्चंस आपने जो है 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करने हैं, जिनमें से 6 शॉर्ट हैं और 2 लॉन्ग हैं। तो अब सबसे पहले चलते हैं अपने MCQs वाले सेक्शन की तरफ और अब आपको जो है MCQs सॉल्व करके दिखाते हैं। तो 30 MCQs हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहला MCQs हमसे कहता है कि द डिवाइस विच इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम, कि वो कौन सा डिवाइस है जो कि इनमें से कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। अब इसके ऑप्शंस तो जो हैं वो बड़े ही आसान से हैं, बस इस कीबोर्ड माउस। तो ज़्यादातर बच्चों को कीबोर्ड माउस सेलेक्टेड लगेगा, जबकि ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका वो मॉडेम है। थोड़ा सा हमेशा जब भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया करें तो ऑब्जेक्टिव को पहले ठंडे दिमाग से पढ़ा करें और डायरेक्ट जो है ना आंसर की तरफ मत भागा करें कि भाई ये आंसर सूटेबल है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है डिवाइस का, कि ऐसा डिवाइस जो कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन राब्ते के लिए यूज़ करता हो। तो राब्ता कम्युनिकेशन में दोनों चीज़ें होती हैं, डाटा एक्सचेंज किया जाता है, सेंड भी किया जाता है और रिसीव भी किया जाता है। कीबोर्ड ऐसा डिवाइस है जो कि सिर्फ डाटा सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। तो ये फुल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकता, ये सिर्फ इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से माउस भी हमारा जो है ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है कि जो दोनों काम कर सके डाटा एक्सचेंज के, ये भी सिर्फ और सिर्फ इनपुट का काम करता है। तो ये दोनों डिवाइसेस नहीं हो सकते कम्युनिकेशन के, क्योंकि सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं। ये इनपुट का काम करेंगे, हाफ काम करेंगे, हाफ नहीं करेंगे। और बसेस कोई डिवाइस नहीं है, बल्कि ये तो जो है वायर्स के लिए वर्ड यूज़ होता है, जो एक चैनल का काम करते हैं और जो है 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। मॉडेम वो वाइड डिवाइस है जो कि पूरा कंप्लीट डाटा एक्सचेंज करता है, यानी कि ये रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है। तो ये वो डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन यानी कि इस डेफिनेशन पर पूरा उतरता है, यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए मॉडेम यूज़ होता है। सेकंड हमसे ऑब्जेक्टिव में कहते हैं द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द कंप्यूटर, स्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेकिंग इट रेडी टू वर्क इज़ रिफर्ड एज, कि ये जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर के स्टार्ट करने से लेकर के उसको पूरा जो हमारे पास डिस्प्ले रेडी होकर के आ जाता है कि हाँ भाई अब इस पर आप काम कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके थे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो वो प्रोसेस जो होता है वो बूटिंग कहलाता है। नंबर 3 MCQs में कहते हैं द स्पेशल कैरेक्टर दैट इनिशिएट्स द फार्मूला मोड इन अ सेल, कि किसी भी जो है सेल के अंदर, ये MS एक्सेल के हवाले से पूछा है इन्होंने, कि MS एक्सेल पे जो हमारे पास स्प्रेडशीट होती है
उसमें किसी भी सेल के अंदर फार्मूला इंसर्ट करने के लिए या फार्मूला मोड को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा स्पेशल कैरेक्टर पहले मेंशन करना ज़रूरी है। तो याद रखें, इक्वल टू का साइन आप हमेशा फार्मूला इंसर्ट करने से पहले इक्वल टू का साइन ज़रूर वहाँ पर जो है प्रेस करा करें, वरना वो जो है वो फार्मूले को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो ये इक्वल टू वाला साइन है। फोर्थ एमसीक्यूज कहता है द फंक्शन विच इज़ यूज टू रीअरेंज डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज कॉल्ड, कि वो कौन सा फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम डाटा को स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे अरेंज कर सकते हैं। तो नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे हमें एप्लीकेबल लगते हैं कि भाई इन सब की मदद से डाटा को रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन इन सब में छोटी सी टेक्निकल जो डिफरेंस है वो ये है, फ़िल्टर करने से डाटा रीअरेंज नहीं होता, वो डाटा जो होता है ना वो फ़िल्टर हो जाता है, यानी छन जाता है, सारा डाटा रीअरेंज नहीं होगा, कुछ वैल्यूज़ वो डिस्प्ले करेगा, बाकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले नहीं करेगा, तो ये रीअरेंज के लिए यूज़ नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग का मतलब भी डाटा को रीअरेंज करना होता है और ग्रुपिंग का मतलब भी डाटा को रीअरेंज करना होता है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजिंग और ग्रुपिंग होती है ना, ये जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को कंपाइल कर रहे होते हैं ना, उस वक्त आप इस ऑर्गेनाइजिंग और ग्रुपिंग को अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर बाद में आपसे कहा जाए कि भाई ये जो डाटा गिवन है इसको आप इसकी तरतीब बदल दें इस क्राइटेरिया के ऊपर, कि आपके पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं सारे, मैं कहूँ कि इनको जो है ना आप जेंडर वाइज इनको क्लासिफाई कर दें, मेल और फीमेल के ग्रुप्स में क्लासिफाई करके, या मैं कहूँ कि इसमें से एज वाइज आप इनको जो है ना सॉर्ट कर दें, तो ये जो ऑप्शन कहलाता है ये सॉर्टिंग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सॉर्टिंग है। अब नंबर 5 हमसे कहता है द टाइप ऑफ नेटवर्किंग हेल्प्स टू कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, कि जो है बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कौन सा नेटवर्किंग की टाइप कंप्लीट जो है कवर करती है। तो उसका करेक्ट आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो सबसे बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है और बाकी सारे उसके अंदर कवर हो जाते हैं। नंबर 6 हमसे एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि दिस इज़ द नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, कि एक सेकेंड के अंदर कितने सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो आपको याद होना चाहिए कि हमने जो है दो तरह की इससे रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक डाटा रेट और एक बाउड रेट। तो बाउड रेट जो था वो था कि कितने सिग्नल्स पर सेकेंड ट्रांसफ़र होते हैं। अगर यहाँ सिग्नल्स की जगह हमारे पास लिखा होता है कि कितना हमारे पास डाटा जो है MBs के अंदर या GBs के अंदर वो कितना ट्रांसफ़र होता है, तो फिर हम उसके लिए डाटा रेट को सेलेक्ट करते हैं। और जब कभी सिग्नल्स का जिक्र हो कि कितने सिग्नल्स पर सेकंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसका मतलब होता है ये बाउड रेट कहलाता है। नंबर 7 अ पर्सन हु गेन्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अनदर सिस्टम। ये तो बहुत ही आसान था कि भाई कोई बंदा जो आपके बिना इजाज़त अगर आपके कंप्यूटर का एक्सेस हासिल कर ले, तो ऐसे बंदे को आपको मालूम है कि आप हैकर कहते हैं। तो हैकर जो है ना वो इस किस्म की हरकतों में मुलव्विस होते हैं, तो ये करेक्ट आंसर इसका हैकर है। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 8 है उसमें कहते हैं दिस इज़ अ मेथड ऑफ ट्राइंग टू गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूजिंग फॉल्स ईमेल्स एंड वेबसाइट, कि इनमें से कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए से हम जो है किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं और जो है उसके लिए फॉल्स ईमेल्स वगैरह का वेबसाइट का सहारा लेते हैं। तो इस टेक्निक को जो है हम फिशिंग कहते हैं। जैसे जीतो पाकिस्तान के मैसेजेस आते हैं ना कि आपने भाई मुबारक हो आपकी बाइक निकली और 5-5 किलो सोना जीत गए आप बैठे बैठे, तो ये सब जो होता है ना फिर ये आपका फिशिंग अटैक होते हैं कि वो पहले आपको इस तरह से एक जो है चारा देते हैं, जैसे मछली पकड़ते हैं ना फिशिंग, तो ये बिल्कुल उसी से वर्ड निकला है फिशिंग। तो मछली पकड़ने के लिए भी आपको पहले उसमें चारा लगाना पड़ता है, तो मछली उस चारे को खाने आती है और हुक उसको फ्री में उसके मुंह में फंस जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये आपके साथ भी हो तो ये फिशिंग कहलाता है, कि उसमें फॉल्स ईमेल्स आपको भेजेंगे कि भाई आप मुबारक हो आपने इनाम जीता है और आप अपनी थोड़ी सी डिटेल्स बता दें। तो इधर आपने डिटेल बताई और उसके बाद कलमा पढ़ लें आप। नंबर 9 हमसे कह रहा है कि द वेब ब्राउज़र विल ट्रांसलेट द कोड्स इन अ वेब पेज इफ़ द एक्सटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन इनमें से कौन सा रखें आप, जिसकी वजह से ब्राउज़र उस डॉक्यूमेंट को वेब पेज के तौर पे ट्रीट करेगा। तो आपको याद है जब आपने सीखा था कि जब हम नोटपैड के ऊपर जो है HTML के कोड्स लिख रहे थे, तो HTML के कोड्स लिखने के बाद हमने उसको सेव जब किया था तो उसका एक्सटेंशन जो हमने HTML रखा था, अगर हम उसका एक्सटेंशन TXT रखते या डॉक या PDF रखते तो कभी भी उसको वेब ब्राउज़र वेब पेज के तौर पे ट्रीट नहीं करता। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है HTML, कि किसी भी HTML के कोड्स को अगर आप टेक्स्ट एडिटर पे लिखें तो उसको सेव कराते वक्त उसका एक्सटेंशन HTML कर दें।
ये तो बहुत ही आसान हो गया, www सबको पता है भाई कि ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। बस ज़रा थोड़ा आंखें खोल करके ना इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा कि आप पेपर में अगर ऐसा आ जाए तो आप सही स्पेलिंग पर अंडरलाइन करिएगा। दिखने में तो सारे ही एक जैसे ही लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो करेक्ट आंसर इसका वर्ल्ड वाइड वेब। अब नंबर 11 में हमसे कह रहे हैं इट डिफाइंस अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट इन अ वेब पेज, कि किसी भी वेब पेज की जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें से कौन सा जो नीचे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं जो वो पैराग्राफ को शो करने के लिए यूज़ करता है। तो HTML वाले चैप्टर को जब हमने पढ़ा था उसमें तो हमने पढ़ा था कि ये जो P वाला एट्रीब्यूट है ये यूज़ किया जाता है किसी भी वेब पेज के अंदर कोई पैराग्राफ या कोई डिस्क्रिप्शन इंटर करने के लिए। तो P से आप पूरा एक पैराग्राफ इंसर्ट करवा सकते हैं। नंबर 12 में हमसे कह रहे हैं मॉडर्न लैंग्वेजेस यूज़, कि जो आज के दौर की जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या यूज़ करती हैं। तो नीचे जितने भी जो ऑप्शंस लिखे हुए सारे के सारे जो हैं वो हमारे लैंग्वेज के जो हैं ट्रांसलेटर्स हैं, कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है कन्वर्ट करते हैं आपके सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में। तो आजकल की जो मॉडर्न लैंग्वेजेस होती हैं वो कंपाइलर यूज़ करती हैं। आपके जो है प्रैक्टिकल में GW बेसिक प्रोग्रामिंग है, तो जब आप GW बेसिक के प्रोग्रामिंग वाले जितने भी प्रोग्राम्स टाइप करते हैं और फिर जब उनको रन करते हैं तो उसमें होता क्या है कि अगर आपकी किसी भी एक लाइन में एरर होता है तो वो उसको उसी वक्त प्रोग्राम को स्टॉप करके आपको डिस्प्ले कर देता है कि फ़ला लाइन में ये एरर मौजूद है। तो इसका मतलब GW बेसिक जो आपको मालूम है कि एक पुरानी लैंग्वेज है तो उसका जो ट्रांसलेटर होता है वो इंटरप्रेटर होता है। और आज की जो मॉडर्न लैंग्वेजेस होती हैं वो इंटरप्रेटर यूज़ नहीं करती हैं, वो कंपाइलर यूज़ करती हैं। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम रीड करेगा और उसके बाद जितने भी उसमें जो आपके एरर्स होंगे ना उनकी एक पूरी लिस्ट बना के आपको दे देगा। अब उसके बाद नंबर 13 हमसे कह रहा है कि द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो शुरू के जो दो डिवाइसेज हैं प्रिंटर और प्लॉटर, ये दोनों तो हमारे पास जो है क्या करते हैं, कंप्यूटर की जो स्क्रीन पे जो भी आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का उसको हार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि प्रिंटेड फॉर्मेट में ले आते हैं। लेकिन जो तीसरा डिवाइस है स्कैनर जो है ये क्या करता है, ये उल्टा काम करता है कि किसी भी हार्ड कॉपी आउटपुट को जो ऑलरेडी प्रिंटेड होता है उसको स्कैन करके ये जो है ये दोबारा से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, बारकोड रीडर भी इसी तरह का काम कर सकता है। बारकोड रीडर भी जो होता है हमारे पास वो एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है, मगर वो हार्ड कॉपी में प्रिंट हुए हुए सिर्फ और सिर्फ बार कोड्स को ही रीड कर सकता है। स्कैनर जो होते हैं वो तो पिक्चर्स और जो है दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को भी जिनकी हार्ड प्रिंटेड कॉपीज़ होती हैं उसको स्कैन कर सकता है। तो बेहतर आंसर जो है इसमें वो स्कैनर है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर 14 जो है वो कहता है द सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल बेसिक टास्क इज, कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि इनमें से तमाम बेसिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। देखिए बेसिक टास्क हमारे पास कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के वो हार्डवेयर को मैनेज करने के होते हैं। तो नीचे जितने भी हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंटीवायरस तो सिर्फ और सिर्फ अपने वायरस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करने या क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। तो ये बाकी हार्डवेयर के बेसिक फीचर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही स्टार्ट मेन्यू और ना ही ऑफिस ऑटोमेशन। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसके बाद नंबर 15 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज इज़ अ DBMS, कि इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम करता है। तो आप जानते हैं कि MS एक्सेस जो है वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। बाकी सारे तो वर्ड जो है वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं और पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर MS एक्सेस है। नंबर 16 में कह रहे हैं रिलेटेड फील्ड्स इन अ डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म अ डैश, कि मुख्तलिफ फील्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर तो वो क्या बनाती हैं। तो डाटा फाइल्स और डाटा रिकॉर्ड इसके सबसे मोस्ट प्रोबेबल आंसर लगते हैं, बाकी मेन्यू और बैंक तो नहीं हो सकते। अब इनमें से डाटा रिकॉर्ड क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि जैसे आप जब एक्सेल में काम करते हैं तो मुख्तलिफ आपके पास वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल कॉलम्स आपको एक एक फील्ड को शो कर रहे होते हैं और उन फील्ड्स को मिला करके आपके पास एक रिकॉर्ड बनता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका रिकॉर्ड होगा। और जब किसी भी फाइल के अंदर जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स आप जमा कर लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का आप डाटा जमा कर रहे हैं, तो हर स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपने 3 कॉलम्स के अंदर रिकॉर्ड करी है तो हर बच्चे की वो इन्फॉर्मेशन उस बच्चे का रिकॉर्ड है। और बहुत सारे बच्चों का रिकॉर्ड एक ही पेज पे जो है वो एक फ़ाइल की सूरत में सेव होगा आपके पास। तो यहाँ पर रिलेटेड फील्ड्स को ग्रुप करें तो करेक्ट आंसर रिकॉर्ड है। नंबर 17 है इट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ह्यूज सेट्स ऑफ डाटा, इनमें से कौन सा ऑप्शन
डाटा के ह्यूज सेट्स को डील कर सकता है। तो आपको पता है डाटा के सेट्स को डील करने के लिए जो है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो पहला वाला होगा। फ्लैट फाइल सिस्टम बहुत ज़्यादा ह्यूज डाटा को डील नहीं कर सकता, होती ये भी डेटाबेस है लेकिन ये काम नहीं कर सकती। अब नंबर 18 कहता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कब डेवलप हुई थी। हमें पता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है, अब इसमें बाकी सारे ऑप्शंस में 4th जनरेशन जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। 2nd जनरेशन तक तो हमारे पास ऐसी जो है डिवाइसेस ही नहीं थे कि जो है हमारे पास GUI की ज़रूरत पड़ती। तो 4th जनरेशन में हमारे पास जो है आउटपुट डिवाइसेस एडवांस हो गए थे और सॉफ्टवेयर भी एडवांस हो गया था, तो हमने GUI इंटरफेस 4th जनरेशन में डेवलप करी। नंबर 19 हमसे कहता है अ प्रोग्राम दैट कैन इनेबल द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। कैसा प्रोग्राम जो कि किसी भी यूज़र को जो है कंप्यूटर से इंटरेक्शन में मदद देता है, तो वो कहलाता है इंटरफेस। हमने इंटरफेस पढ़ी थी, 2 तरीके की होती हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस होती है और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अभी हम जिस इंटरफेस जो आपको नज़र आ रही है जिसमें काम कर रहे हैं, ये कहलाती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि हम देख करके चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 20 हमसे कहता है द बेस्ट कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशन, कि अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर की टाइप्स और उनकी वर्किंग पता होनी चाहिए। एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टीन्यूसली वेरीड सिग्नल्स को मेजर करते हैं या उनकी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका बिजली का मीटर हो गया, गैस का मीटर हो गया या पानी का मीटर, तो ये सब क्या करते हैं, ये आपकी कॉन्टीन्यूसली कि भाई कितनी क्वांटिटी उसमें से पास हो रही है उसको मेजर करने का काम करते हैं। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन में तो आपके पास बहुत सारे मुख्तलिफ वेरिएबल्स और उनका जो रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ वो डिफ़ाइन करना पड़ता है, फिर जाकर के वो उसको कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। तो ये काम एनालॉग नहीं कर सकता और ना ही हाइब्रिड कर सकता है। इसके लिए सबसे बेस्ट जो कंप्यूटर है अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर में आप इक्वेशंस को बना करके सॉफ्टवेयर के ऊपर उनके डाटा को इनपुट करके उनकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। ये काम आप एनालॉग और हाइब्रिड के ज़रिए डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब नंबर 21 कहता है वेयर डज़ योर PC स्टोर योर प्रोग्राम्स व्हेन द पावर इज़ ऑफ। तो ये तो बहुत ही बच्चों जैसा पूछ लिया इन्होंने। हमें मालूम है कि जब हमारे कंप्यूटर में पावर ऑफ होती है तब भी हमारा जो डाटा होता है सॉफ्टवेयर वगैरह वो कहाँ सेव होता है, हार्ड डिस्क के अंदर, क्योंकि हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और उसके अंदर वो डाटा सेव हो सकता है। बाकी जो फ्रंट 3 ऑप्शन है रैम, कैशे और रोम, ये सारी प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी जो है जब पावर ऑफ होती है तो उसके कंटेंट्स जो है वो सारे वॉश ऑफ हो जाते हैं। नंबर 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हम सब वाकिफ़ हैं कि भाई विंडोज़ हमारा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस को भी हम जानते हैं, लेकिन ओरेकल जो है वो एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब नंबर 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इसमें से कौन सा स्टाइल फॉन्ट का नहीं है। अब आपको पता है, देखें फॉन्ट स्टाइल्स क्या होते हैं। जब आप जो है टाइपिंग कर रहे होते हैं MS वर्ड के अंदर, तो आपको जो है वहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं। ये जैसे होम का टैब है ना, इसमें देखें फॉन्ट के साथ ये ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, ठीक है ना, और ये सारे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन है। तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं लेकिन कहीं रेगुलर का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कि इसमें जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है वो रेगुलर वाला ऑप्शन है, बाकी ये सारे फॉन्ट स्टाइल है। सुपरस्क्रिप्ट ये रहा आपका, ठीक है भाई, किसी भी चीज़ को आप सुपरस्क्रिप्ट पे लिख सकते हैं, ये आपका सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है। तो जनाब रेगुलर इसका करेक्ट आंसर है। अब नंबर 24 कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इन MS एक्सेल इज कॉल्ड, कि जो हैं आपके रॉज और कॉलम्स जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है MS एक्सेल आपको खोल के भी दिखा देते हैं कि ये जो है सेल कहलाता है, कि वो जगह जहाँ पर आपके रॉज और कॉलम्स मीट करते हैं, तो वो जो ब्लॉक होता है आपका उसको हम एक्चुअली सेल कहते हैं। ब्लॉक नहीं कह सकते उसको, क्योंकि वो तो हमारी जनरल टर्म में हम उसको ब्लॉक कह सकते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर उस पॉइंट को हम सेल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। तो हम आपको जो है ये MS एक्सेल की जो है एक वर्कशीट खोल के भी दिखा देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सामने जो है ये सारे के सारे आपको एरो हॉरिजॉन्टल नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास ये पूरी एक रॉ हो गई, ठीक है ना, ये आपकी सारी रॉज आ रही हैं, और ये जो ABCD लिखा हुआ है ये आपके सारे कॉलम्स आ रहे हैं। अब जहाँ पर ये कॉलम्स और रॉज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कंबाइन होती हैं, उस जगह को, इस पीस को सेल कहते हैं।
और जैसे आप किसी भी बॉक्स पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखें उसका सेल एड्रेस आ जाता है कि इसका एड्रेस क्या है, कि ये जो है आपका कॉलम नंबर 2 है, यानी कॉलम नंबर बी है, और ये रॉ नंबर 4 है, तो इस सेल का एड्रेस क्या है, B4। ठीक है। इसी तरह भी हमने जो फॉर्मूले वाला पीछे पढ़ा था कि फॉर्मूला इनिशिएट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसमें इक्वल टू का साइन, जैसे इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो ये अब जो है फॉर्मूला मोड में चला जाता है। ठीक है भाई, तो ये दो चीज़ें आपको दिखा भी दी हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो नंबर 25 हमसे कहता है इट इज़ अ फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रैवल, कि इनमें से वो कौन सा जो है फिजिकल ज़रिया जिसके ज़रिए मैसेज ट्रैवल करता है। तो हमें पता है मैसेज ट्रैवल जो है वो किसी मीडियम के ज़रिए करता है। मीडियम या तो तारों वाला होगा, वायर्ड मीडियम होगा, या वायरलेस मीडियम होगा। तो मैसेज को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो करेक्ट आंसर मीडियम है। नंबर 26 कहता है हैकिंग फॉर अ कॉज इज़ कॉल्ड, कि अगर किसी खास मकसद के तहत हैकिंग की जाए तो उसे क्या कहते हैं। किसी भी खास मकसद के तहत, अब मकसद कोई सा भी हो सकता है आपका, तो उस मकसद के तहत जो आप हैकिंग करते हैं तो उसको हैक्टिविज़म कहते हैं। यानी हैकिंग एक्टिविटी जो की जाती है उसके लिए करेक्ट वर्ड यूज़ होता है, किसी पर्पस के लिए करें तो हैक्टिविज़म कहलाता है। ठीक है ना, एक्टिविज़म नहीं कह सकते, ना ही ब्लैक हेड हेडिंग, ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, शायद हैकिंग लिखना चाह रहे होंगे। तो बहरहाल इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हैक्टिविज़म है, तो उसको हैक्टिविज़म कहते हैं। नंबर 27 कहता है डी टी टैग इज़ डिज़ाइन टू फिट अ सिंगल लाइन ऑफ आवर वेब पेज बट डी टी टैग विल एक्सेप्ट अ, ये डी टी टैग, जो डी टी टैग है ना, ये डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होते हैं हमारे। तो ये जो डी टी टैग, अगर आप ये HTML में ये वाला टैग यूज़ करते हैं तो आप किसी का टाइटल या कोई एक लाइन जो है हेडिंग की आप लिख सकते हैं, और उस लाइन और हेडिंग की जब डिस्क्रिप्शन देनी हो तो आप उसके लिए डी टी टैग यूज़ करते हैं। तो अगर डी टी टैग एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो ऑब्वियसली जो है एक लाइन से बड़ा क्या होता है, पैराग्राफ होता है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स को शो करता है। तो डी टी टैग जो होता है वो आपका शो करता है फुल पैराग्राफ को। ठीक है ना, तो पूरा पैराग्राफ आप इसकी मदद से डिस्क्रिप्शन का ऐड कर सकते हैं। अब 28 पे कह रहा है व्हाट इज़ बूट स्ट्रैपिंग कॉल्ड, बूट स्ट्रैपिंग किसे कहते हैं। तो बूट स्ट्रैपिंग, अब आपके पास ये ऑप्शन, या इसमें जो है आपने अपने सिलेबस में तो नहीं पढ़ा होगा, ये हॉट बूट कोल्ड बूट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। जब कभी भी आपने बूटिंग पढ़ा है कि अब जब हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले जो है हमारे रैम के अंदर हमारे सबसे पहले जो कंप्यूटर के जो फर्मवेयर्स होते हैं, जो रोम चिप के अंदर ऑलरेडी कंप्यूटर जिस कंपनी में बना होता है उसने कुछ प्रोग्राम्स पहले से प्री सेव किए हुए होते हैं। वो प्रोग्राम्स हार्डवेयर को चेक करते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए ओके है कि नहीं है। तो वो पोस्ट टेस्ट करने के बाद कंप्यूटर में कि हाँ सारे हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो कंप्यूटर में माउस कीबोर्ड मौजूद हैं, तो हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। फिर वो चेक करने के बाद क्या करते हैं, फिर वो आपके हार्ड डिस्क में से सॉफ्टवेयर को आपके रैम में बूट करने लगते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो बूटिंग का होता है। अब ये जो बूटिंग हम करते हैं जब कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो इस बूटिंग के लिए एक वर्ड यूज़ होता है जिसको हम कोल्ड बूट भी कहते हैं। यानी फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को स्टार्ट करना और कंप्यूटर अपने सेटअप को चेक करके हार्डवेयर फीचर्स को, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को जब रैम में लोड करता है उसे कोल्ड बूट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बूट होता है जिसको हॉट बूट कहा जाता है। हॉट बूट ये होता है कि ऑलरेडी कंप्यूटर जब आपका लाइव वर्किंग में था, ठीक है ना, आप इस वक्त जैसे हम यहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं इस पर, अब हम इसमें कोई फीचर इंस्टॉल करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि रीस्टार्ट द कंप्यूटर। तो रीस्टार्ट द कंप्यूटर में क्या होता है कि वो इस सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करेगा और उसके बाद वो जो दोबारा से उसको फ़ौरन रिस्टार्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और वो जो नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है उसके फीचर्स को वो इंटीग्रेट कर लेगा। तो ये जो फिर जब बूटिंग होती है तो ये ऑलरेडी आपका कंप्यूटर ऑन था और आपने उसको दोबारा से खुद से ही जो है ना क्लोज करके दोबारा से उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया है, तो इसको कहते हैं हॉट बूट। कि चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हॉट बूट कहलाता है, और एक कंप्यूटर जो कि टोटली ठंडा पड़ा हुआ बंद हो फिर उसको स्टार्ट करना कोल्ड बूट कहलाता है। अब उसके बाद 29 हमसे ऑब्जेक्टिव कहता है इट इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था। तो हमें पता है इन दिए हुए जो है हमारे पास इक्विपमेंट्स में से पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस नो डाउट एबेकस था। अगर कहीं गलती से इसमें लिख देता इट इज़ द विच इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो फिर आप कौन सा सेलेक्ट करते, फिर आप सेलेक्ट करते इनिएक को। तो ये जो था इनिएक जो था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ये, और जो एबेकस था वो कंप्यूटिंग हिस्ट्री का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। अब नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो हमसे कहता है द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन एन IPv4 एड्रेस, कि आपके जो IPv4 एड्रेस होता है उसमें
कितने बिट्स होते हैं, तो ये एक 32 बिट का कोड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 32 बिट है। तो ये हो गए हमारे 30 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट। और इन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के बाद आपको क्या अंदाज़ा हुआ कि देखें ये सारे ऑब्जेक्टिव सिर्फ बुक की एक्सरसाइज के पीछे के नहीं हैं। इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो ऐसे हैं जिसके लिए आपको जो हमने लेक्चर्स आपको समझाए हैं उसको समझना ज़रूरी है, बुक की रीडिंग करना लाजमी है कि एक दफ़ा आप पहले बिल्कुल ठंडे दिमाग से सारे लेक्चर्स समझ करके पूरे बुक की एक्सप्लेनेशन समझ करके उसकी सुकून से एक दफ़ा रीडिंग कर लें, ठीक है। खाली बुक के पीछे के 10-15 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके मत जाइएगा, क्योंकि ये बड़े कंसेप्चुअल किस्म के इन्होंने जो है ना ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। कुछ बहुत आसान है, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिकी और टेक्निकली हैं, तो वो रीडिंग से आपको इंशाल्लाह ये सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे पास सेक्शन बी की तरफ, जिसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने, और गुड न्यूज़ ये है कि सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने, और जो है हमारे पास छोटे छोटे 3 नंबर के हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा लिखना भी नहीं है और टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी किसी भी क्वेश्चन में। जैसा कि आपको फर्स्ट जो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है या जो मैंने जो नोट्स आपको सॉल्व करवाए हैं, तो उसमें हमने हर चीज़ की डिटेल एक्सप्लेन करी। लेकिन अब यहाँ देखो, जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो हमें टाइम को सामने रखना है, फोकस करना है, टाइम के अंदर रहते हुए काम करें। तो अगर किसी क्वेश्चन में, अब ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर कोई बहुत ही डिटेल वाला हमने आंसर लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि हम पूरी डिटेल लिखें, हमें उसको 1.5 घंटे के अंदर 3 मार्क्स के हिसाब से कंप्रेस करके लिखना होगा, ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए ताकि एक नज़र आपको आइडिया हो जाए, और फिर जो है आप उसको उसी तरीके से अगर कोई और क्वेश्चन हों तो उनको भी लिखते वक्त एहतियात करिएगा। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट अ हैकर कैन डू टू योर कंप्यूटर। एक हैकर आपके कंप्यूटर के साथ क्या क्या कर सकता है। ख़तरनाक आदमी होता है भाई, बच के रहने से, बहुत कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले तो भाई हैकर जो होता है ना, वो बिन बुलाए मेहमान होता है, वो बिना आपकी इजाज़त के आपके कंप्यूटर का जो है एक्सेस कंट्रोल कर लेता है भाई। अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी भी कंप्यूटर में हासिल करने के बाद अब वो उस कंप्यूटर का ऑनर हो गया है। आपके कंप्यूटर को अगर उसने हैक कर लिया किसी सिक्योरिटी लूप होल की वजह से, तो अब उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं भाई। वो आपका डाटा मैनिपुलेट कर देगा, आपके डाटा को चेंज कर देगा, आपके सबसे पहले पासवर्ड्स चेंज कर देगा, आप अपने अकाउंट को जो है एक्सेस नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद वो ये काम और कर सकता है कि आपके जितना भी डाटा है ना उसको इनक्रिप्ट कर दे, यानी उसके ऊपर एक कोड की लेयर चढ़ा दे, जिसकी वजह से आपके सामने जब आप अपना डाटा ओपन करेंगे तो वो कोई जैपनीज़ या पश्तो लिखी हुई आ रही होगी, समझ नहीं आएगा कि यार मेरे डाटा गया कहाँ, ये सारी अजीब अजीब कोड्स लिखे हुए आ रहे हैं। तो वो जो इनक्रिप्ट कर देता है, फिर उसके बाद करते ही है कि वो आपसे पैसा मांगते हैं कि हाँ भाई आपका ये डाटा काम का है, अगर आपको डाटा वापस चाहिए तो हमें जो है ना पैसे दे दें, तो हम ये कोड हटा देंगे इसके ऊपर से। तो ये हैकर कर सकता है। इसी तरह से आपका पर्सनल जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह है, वो जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया या दूसरी आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसको अगर उसने हैक कर लिया, उस तक पहुंच गया, तो फिर वो उसकी मदद से, आपके उन पासवर्ड्स की मदद से, क्रेडिट कार्ड नंबर्स की मदद से बहुत सी इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकता है, ठीक है ना। आपको तो नहीं पता कि भाई आपके क्रेडिट कार्ड कहाँ यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो हैक हो चुका है, तो वो बिना आपके कंसेंट और नॉलेज के वो जो है आपकी उस इन्फॉर्मेशन से ये सारे काम भी कर सकता है। इसी तरह हैकर आपका डाटा डिलीट भी कर सकता है ऑब्वियसली, और साथ में जो है आपका जो है, अब हमारे पास डाटा आज के दौर में सिर्फ हम कंप्यूटर पे तो नहीं सेव करते, हम क्लाउड सर्वर्स में अपने डाटा को अपनी आईडीज़ के ऊपर जो है सेव रखते हैं। तो अगर वो सारी हैक हो गई हैं, आपकी कोई आईडी हैक हो गई है, तो फिर तो जो है उसके पास वहाँ पर भी एक्सेस मौजूद है, तो वो आपके क्लाउड सर्वर पर भी जो डाटा है उसको भी वो चेंज कर सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक हैकर एक कंप्यूटर का एक्सेस हासिल करने के बाद परफॉर्म कर सकता है, ठीक है भाई। अब ये जो डाटा है ना, ये सामने देखो कितने 3 नंबर के हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, और जो है इससे ज़्यादा इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाई डू वी यूज़ अरेंज ग्रुप इन द पेज लेआउट टैब। तो जो पेज लेआउट टैब होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है एमएस वर्ड पे, इस पेज लेआउट टैब के अंदर हमारे पास एक अरेंज ग्रुप का ऑप्शन होता है, ये रहा। तो ये जो अरेंज ग्रुप है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, तो भाई इसलिए यूज़ करते हैं कि भाई हमें पता होना चाहिए अरेंज ग्रुप में होता है क्या क्या है, फिर हम बता देंगे कि भाई इसलिए यूज़ होता है कि अरेंज ग्रुप में हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उस टेक्स्ट जो सामने लिखा हुआ होता है उसके हिसाब से सेट करने के ऑप्शंस होते हैं, कि हम पोजीशन सेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का, मतलब कोई भी पिक्चर हो या कोई शेप हो, उसको हम अपने जो है कहीं पर भी उठा करके इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक जो है शेप ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कोई सा भी, तो अब मैंने इस शेप जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस शेप की मुझे जो है
अरेंजमेंट चेंज करनी है। देखें अभी अरेंज के सारे जो है ऑप्शंस जो हैं वो सारे के सारे ब्राइट हो गए कि भाई कहाँ इसको अरेंज करना है, कॉर्नर पे करना है पेज के, मिडिल में करना है, राइट साइड पे करना है। तो ये इसकी पोजीशन के लिए, ये पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की कहाँ रखनी है आपने, ये उसके लिए ये फर्स्ट ऑप्शन यूज़ होता है। तो मैंने कहा भाई मैंने इसको डिलीट कर देना है। इसी तरीके से रैप टेक्स्ट का ऑप्शन क्या करता है, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन ये करता है कि आपने जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यही ऑब्जेक्ट वापस ले आते हैं, इस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को कैसे लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। तो ये रैप टेक्स्ट कहलाता है कि आप इसे अगर जैसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट था अभी, तो ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा था ऊपर और टेक्स्ट था इसके पीछे गायब हुआ हुआ। अब मैंने इसको इसकी रैपिंग चेंज करके बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया, तो जो है ये ऑब्जेक्ट पीछे चला गया, टेक्स्ट ऊपर आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे स्क्वायर का ऑप्शन कर दूंगा, तो अब क्या होगा कि जहाँ ये शेप लेकर के जाऊँगा उसके सराउंडिंग में टेक्स्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर रैपिंग हो जाएगी इसकी। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास अरेंज ग्रुप में होते हैं। इसी तरह ब्रिंग फॉरवर्ड का भी वही मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे लेके आना, सेंड बैकवर्ड यानी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के पीछे लेके जाना, ठीक है ना। ये सारे काम आप इसमें अरेंज ग्रुप में कर सकते हैं। इसी तरह सिलेक्शन पेन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अगर एक दफ़ा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं तो उनमें किसको रखना है, किसको हाइड करना है डॉक्यूमेंट में, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अलाइनमेंट कि भाई पिक्चर की अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, यानी कि किनारों से, मार्जिन से कितना दूर उसको होना चाहिए, दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना दूर होना चाहिए, वो सारे आप अलाइनमेंट से सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुपिंग का मतलब होता है अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अगर आप ड्रॉ कर लें तो उन ऑब्जेक्ट्स को आपस में जो है आप मर्ज करके एक जो है फॉर्मेट में ले आए। जैसे 2-3 ग्रुप में इसके जो हैं, अब ये 3 शेप्स मैंने ड्रॉ करे, ठीक है ना। अब मैं इन तीनों शेप्स को क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक ही ग्रुप में नज़र आए। तो उसके लिए मैं यहाँ से पेज लेआउट से जो है ग्रुप के ऑप्शन पे जाऊँगा और उस पर ग्रुपिंग पे क्लिक कर दूँगा। अब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं हुए, ये क्या हुआ, ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट बन करके एक ही पिक्चर की सूरत में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये ग्रुपिंग कहलाती है, ठीक है। और नंबर 8 जो है वो है रोटेशन। तो रोटेशन से क्या होता है, जैसे ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये रोटेशन का ऑप्शन, इससे आप इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जैसे चाहे आप इसको झूला झुला दें। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो कि सारे अरेंज ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिफाइन एनी 3 फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 फंक्शंस बता दो। बहुत ही आसान है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला जो बेसिक बुनियादी फंक्शन होता है वो होता है बूटिंग, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम में लोड करना। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये कहलाता है बूटिंग। और जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है जो उसने लाजमी परफॉर्म करना होता है। इसके बगैर तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं होगा, तो काम कैसे करेंगे उस पर। एक दफ़ा लोड हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद नेक्स्ट उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्सेज यानी कंप्यूटर से क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर में क्या हार्डवेयर फीचर्स मौजूद हैं, उन सारी रिसोर्सेज को मैनेज करना, ये उसकी रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन कहलाता है, ठीक है भाई। स्पीकर्स भी कनेक्टेड होते हैं, माइक्रोफोन भी कनेक्टेड है, हार्ड डिस्क है, ठीक है ना, CD ड्राइव कनेक्टेड है। तो ये सारे जितने भी हार्डवेयर फीचर्स हैं उन सबको कनेक्ट करना और उनके साथ वर्किंग करना, ये इसका सेकेंड सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से प्रोसेस मैनेजमेंट कि जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ प्रोसेस रन कर रहे होते हैं। अब एक वक्त में यहाँ पर भी हम जो काम कर रहे हैं स्क्रीन पे, तो हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट भी खुली हुई है, एक्सेल भी खुला हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्डर भी चल रहा है। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो इंडिविजुअली चल रहे हैं और कंप्यूटर उनको सबको साथ लेके चल रहा है। तो ये इसका तीसरा सबसे अहम फंक्शन है। और चूँकि 3 नंबर का सवाल है और पूछे भी 3 फंक्शन है, तो बस 3 फंक्शंस की आपने थोड़ी थोड़ी डिटेल बता दी कि भाई क्या करते हैं। आंसर फिनिश। अब चलें 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 आई थिंक, तो उसमें हमने जो है ये सारे कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने ये 2 एड्रेसेस पढ़े थे कि एक हमारे पास नेटवर्क के ऊपर एक फिजिकल एड्रेस होता है और एक लॉजिकल एड्रेस होता है। दोनों में 3-3 फ़र्क बताने। तो फिजिकल एड्रेस जो आपका कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगता है, ये उसके एड्रेस को, यानी उसकी जो रोम चिप होती है उसके एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। जबकि लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो आपके कंप्यूटर की आईडी होती है जो कि इंटरनेट के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है कि भाई आप कौन सी आईपी के साथ कनेक्टेड हैं। हर आईपी जो होती है वो समझ लें आपकी कंप्यूटर की नंबर प्लेट हो गई। जैसे सुजुकी ऑल्टो की गाड़ियाँ, बहुत सारी ऑल्टो की गाड़ियाँ, आप फ़र्क कैसे करेंगे कि भाई इसमें से हाजी साहब की कौन सी थी और बशीर साहब की कौन सी थी। तो सबकी गाड़ियों के ना आगे नंबर प्लेटें लगी होती हैं कि भाई फ़ला नंबर प्लेट फ़ला बंदे की और फ़ला नंबर प्लेट की गाड़ी दूसरे बंदे की।
तो इसी तरह बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब सारे कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस जो होता है, जो लॉजिकल एड्रेस होता है, वो वही नंबर प्लेट अलॉट करता है, जिसकी वजह से उनको सारे कंप्यूटर्स में फ़र्क किया जा सकता है। कनेक्ट सारे नेटवर्क पे होते हैं। फिजिकल एड्रेस जो होता है उसकी दूसरी खूबी है कि 48 बिट का ये जो है हमारा एड्रेस होता है, और इसको मैक एड्रेस भी कहते हैं। मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है भाई। जबकि जो दूसरी तरफ जो आईपी एड्रेस है हमारा, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में प्रोवाइड करता है, और ये हमारा आईपी एड्रेस 32 बिट का एड्रेस कोड होता है। अच्छा भाई, कितने जो भी फिजिकल एड्रेस होते हैं हमारे पास, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे जो हार्डवेयर होता है ये उसका एड्रेस होता है और ये फिक्स होता है। और जो हमारे लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं, ये तो हमारी जब आईपी चेंज होगी, हम किसी दूसरी आईपी से कनेक्टेड होंगे, तो वो हमारे आईपी एड्रेसेस चेंज हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये इन दोनों में 3 बुनियादी फ़र्क होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है डिफाइन बस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बसेस आर देयर। बस बताइए क्या होती है और कितनी तरह की बसेज होती हैं। तो हमें पता है कंप्यूटर की ज़बान में हम बात करें तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ में बस जो होते हैं वो उन इलेक्ट्रिकल पाथ्स को कहा जाता है जहाँ से डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफ़र होता है। तो ये कम्युनिकेशन मीडियम का, एक कम्युनिकेशन पाथ का काम करते हैं, और सीपीयू और दूसरे डिवाइसेस के दरमियान सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमें चूँकि शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे लिखना है इस आंसर को, तो हम जो है तमाम जो तीनों टाइप्स की बसेस होती हैं उनके बारे में एक एक लाइन की छोटी सी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमें पता है कंट्रोल बस क्या काम करती है। कंट्रोल बस जो होती है वो कंट्रोल सिग्नल्स को मुख्तलिफ जो डिवाइसेस के सेंड करने का काम करती है। डाटा बस वो बस होती है जिसकी मदद से एक्चुअल जो प्रोसेसिंग का डाटा होता है वो जो है सीपीयू और जो आपकी मेमोरी यूनिट होता है उनके दरमियान ट्रांसफ़र होता है डाटा बस की मदद से। और एड्रेस बस जो होती है वो डाटा की लोकेशन को कैरी करती है और वो जो है मुख्तलिफ डिवाइसेस को वो लोकेशन सेंड करती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया कि बसेस की एक्सप्लेनेशन दे दी और उनकी तीनों टाइप्स की एक एक लाइन की छोटी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है डिफाइन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होती है। हमें पता है HTML एक ऐसी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर वेब पेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे सिंपल जो होती है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है भाई। तो इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर जो है अपने कोड्स की मदद से, जो HTML के कोड्स आप सीखेंगे उसकी मदद से एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। उस वेब पेज के ऊपर आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियोस इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म की डिटेल्स और फॉर्मेटिंग आप अपने वेब पेज की कर सकते हैं। तो ये सारे काम करने के लिए हमारे पास HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी बीइंग इंपॉर्टेंट, राइट एनी 2 रीजंस। ये बताइए आपकी कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है और उसके कोई से सिर्फ 2 रीजंस बताने। तो हमें पता है भाई जितने भी हमारे जो इदारे होते हैं, IT इंस्टीट्यूट्स हो गए या कोई भी इदारा भले से हो जिसमें कंप्यूटर की जो है अब तो हर जगह ही यूजेज है, तो हर इदारे के अंदर डाटा होता है, और वो डाटा जो होता है ना वो उस इदारे के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हर इदारे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कंप्यूटर सिस्टम और अपने उनके डाटा की प्रोटेक्शन करे। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी का काम ही यही होता है कि वो जो है अपने डाटा को ब्रीच नहीं होने देते। तो उसके 2 रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं कि हम सबसे पहले तो अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई हैक ना कर ले। हमारा डाटा सिर्फ उन लोगों के पास होना चाहिए जो कि कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। उसके अलावा किसी भी ऐसे बंदे के पास जो कि कंसर्न अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास ये डाटा नहीं होना चाहिए, तो भाई नहीं होना चाहिए। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सिक्योरिटी के फीचर्स यूज़ करते हैं, पासवर्ड्स लगाते हैं। अब हम नहीं चाहते कि भाई हमारे कंप्यूटर या जो भी काम करते हैं उसके कंटेंट्स दूसरों तक पहुँचे या कोई दूसरा उसमें कोई मॉडिफिकेशन करे, तो हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कर देते हैं पासवर्ड लगा के। तो उस कंप्यूटर सिक्योरिटी का पहला सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो काम के बंदे हैं और जिस बंदे के पास जो डाटा जितना होना चाहिए बस उसको उतना ही डाटा, उतनी ही एक्सेस गारंटी दिया जाए, और उससे ज़्यादा उसको एक्सेस नहीं दिया जाए। दूसरी चीज़ ये कि डाटा की चोरी को रोकना, कि भाई हमारा डाटा जो है कहीं रैनसमवेयर ना आ जाए। जैसे मैंने बताया था कि कोई हैकर ने हैक कर लिया और डाटा जो है ना हमारा सारा का सारा वो जो है उस पर कोड लगा दिए, तो फिर क्या होगा कि वो डाटा फिर हमारा तो किसी काम का ही नहीं रहेगा, वो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा होगा, और वो हमारे उस डाटा को अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो किसी को बेच भी सकता है, थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो ये जो है ना डाटा थेफ्ट कहलाती है। अब के इलेक्ट्रिक वाले बेचारे, उनके पास पूरे कराची के जितने भी लोग हैं उन सबके मीटर्स का उनके पास रीडिंग होती है। अब अगर किसी हैकर के दिमाग में आया, वो वहाँ घुस गए और उन्होंने सारा डाटा डिलीट कर दिया,
तो हम लोग तो बड़े खुश होंगे, हमारा तो बिल फिर ज़ीरो हो जाएगा। उनकी सारे प्रीवियस जिसके भी जो ड्यूज़ थे वो सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दें, मीटर रीडिंग्स उनकी सारी वॉश ऑफ कर दें, तो ये सारा डाटा कंप्यूटर से डिलीट कर दें या कॉपी कर लें, तो ये डाटा थेफ्ट कहलाती है। तो ये दोनों बड़े संगीन काम हैं, इनसे बचाने के लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी यूज़ की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग, इनको एक्सप्लेन करें। किसी भी एक टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, या तो कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सप्लेन करना है या डाटा कम्युनिकेशन को। तो कंप्यूटर नेटवर्क का हम जानते हैं कि नेटवर्क का मतलब होता है इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। उसमें कंप्यूटर भी आ जाते हैं, उसमें आपके जो हैं प्रिंटर, स्कैनर्स या जो भी आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं वो सारी की सारी मिल करके आपस में एक जो लिंक क्रिएट करती हैं वो एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो साइज़ के एतबार से 3 क्लासेस में उसको हम जो है डिवाइड करते हैं। अब फिर दिमाग में रखिएगा, वैसे तो इस टॉपिक की बड़ी डिटेल है, उसमें ज़्यादा लिखा जा सकता है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है और हमें 3 मार्क्स का आंसर देना है, तो इसमें हम जो है बहुत ज़्यादा जो है आंसर की डेप्थ नहीं लिखेंगे, बस उसकी इतनी डेप्थ लिखेंगे कि उसका जनरल मीनिंग्स क्लियर हो जाए। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क की सिंपल डेफिनेशन लिख दी कि ये एक इंटरकनेक्शन होता है मुख्तलिफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस का, जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर या दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह, वाईफाई, राउटर वगैरह ये सब आते हैं। और इसको 3 जियोग्राफिकली तौर पर कि वो कितना बड़ा नेटवर्क है 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि सिंगल एक जो है आपकी ऑफिस बिल्डिंग या जो है 1 से 2 बिल्डिंग्स के कनेक्शन को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसी तरीके से अगर आपका नेटवर्क यानी कि इंटरकनेक्टिविटी जो है बिल्डिंग्स की और इंटरकनेक्टिविटी कंप्यूटर्स की बढ़ करके वो एक लार्ज स्केल पे चली जाए, जिसको हम जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया तक ले लें, जैसे पूरे कराची के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं ना, उनका एक नेटवर्क जो होगा वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अब इसके बाद थर्ड जो कैटेगरी होती है वो आखिरी कैटेगरी, इसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब, अब वाइड इसमें कोई लिमिट नहीं बताई कि कितना चौड़ा, वाइड का मतलब पूरा प्लैनेट हो सकता है आपका, ठीक है ना, बहुत से इंटर प्लानिटरी नेटवर्क्स भी हो सकते हैं। तो वाइड एरिया का मतलब कि एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर इसमें बहुत सारे शहर, मुल्क आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं, तो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट जो लफ्ज़ है ना, इंटरनेशनल नेटवर्क, ये भी एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क है, और इसकी जो वाइडनेस होती है पूरी जियोग्राफिकली तौर पे पूरे ग्लोब को कनेक्ट करता है, पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की एक्सप्लेनेशन हो गई। अब दूसरी है डाटा कम्युनिकेशन। अभी हमने डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, और डाटा कम्युनिकेशन का हमें मालूम है कि इसका मतलब होता है डाटा का एक्सचेंज, 2 डिवाइसेस के दरमियान सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डाटा, वो डाटा कम्युनिकेशन कहलाती है। अब हमें 3 मार्क्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करना है, तो हम सिर्फ डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दे देंगे, और डाटा कम्युनिकेशन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्या उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, उसको हम डिफाइन कर देंगे ब्रीफली। तो एक्सचेंज ऑफ डाटा हमने बता दिया, ये डाटा कम्युनिकेशन होती है। तो जाहिर सी बात, एक सेंडिंग डिवाइस होता होगा हमारे पास जो डाटा सेंड करेगा, और एक रिसीविंग डिवाइस होगा जो डाटा रिसीव करेगा, और उनके दरमियान डाटा को सेंड करने के लिए कोई ना कोई मीडियम यूज़ होगा। तो 5 हमारे पास इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मिलकर के कम्युनिकेशन सिस्टम को डाटा के क्रिएट करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है नेसेसरी, वो होती है मैसेज, कि आखिर कौन सा डाटा है, वो डाटा या वो इन्फॉर्मेशन जिसको हमें सेंड करना होता है या कम्युनिकेट करना होता है, उसको हम मैसेज कहते हैं। फिर वो जिस डिवाइस से सेंड की जाती है, भेजी जाती है, उस सेंडिंग डिवाइस को सेंडर भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, किसी के भी ज़रिए सेंड कर सकते हैं। फिर रिसीविंग एंड पे भी आपके पास दूसरा डिवाइस होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो उस मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है भाई, डिकोड करेगा। और ये जो आपने सेंडर ने जो भेजा होगा रिसीवर को मैसेज, वो ऑब्वियसली किसी ना किसी रास्ते से होता हुआ गुजरा होगा, या तो वो तार के अंदर से गुजरा होगा या किसी वायरलेस नेटवर्क के ज़रिए से उसने ट्रैवल किया होगा। तो मीडियम जो होता है वो हमारा चौथा कंपोनेंट होता है। और आखिरी जो कंपोनेंट है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि भाई 2 डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट करें, उनके दरमियान कम्युनिकेट करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड हुए हुए होते हैं कि किस लेवल का डाटा एक डिवाइस से रिलीज़ होगा और किस प्रोटोकॉल और किस कोडिंग के अंदर वो दूसरे डिवाइस पर रिसीव होगा। तो ये जो चीज़ें जो पहले से तय होती हैं इनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में आपने 3 डिफरेंसेस शो करने। तो एनालॉग सिग्नल्स हम जानते हैं कि हमने बताया था कि कॉन्टीन्यूसली जो सिग्नल्स चेंज होकर के आ रहे होते हैं, कॉन्टीन्यूस वेव फॉर्म में जो होते हैं, उनको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसे किसी भी क्वांटिटी को आप फिजिकली मेजर कर रहे होते हैं तो वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ज़्यादातर। जैसे हवा की रफ्तार आप मेजर करें तो हवा एक ही रफ्तार पे थोड़ी चलेगी,
अब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी जो साउंड की जो पिच है, कभी ज़्यादा कभी तेज़ कभी लो, ठीक है ना, तो ये चेंजिंग सिग्नल्स हैं, तो इनको एनालॉग सिग्नल्स कहा जाता है। डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर बाइनरी फॉर्म होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में होते हैं, उनका एक फिक्स फॉर्मेट होता है, वो चेंज नहीं होते। एनालॉग सिग्नल्स की रेंज नहीं होती नंबर्स की, वो कभी हाई कभी लो रेंज पे हो सकते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल जैसे मैंने कहा कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, तो उसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, एक ऑन एंड ऑफ, ठीक है भाई। तो उनकी रेंज जो होती है नंबर्स की वो सिर्फ 0 और 1, इसीलिए इनको बाइनरी कहा जाता है कि सिर्फ दो नंबर से ये सिग्नल्स रिप्रेजेंट हो जाते हैं। एनालॉग सिग्नल में डिस्टर्बेंस ईजिली आ सकती है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पीछे जो है ना कोई कव्वाली शुरू हो जाए, कोई गाना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, मेरे सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, आपको क्लियरली बात समझ नहीं आएगी। तो एनालॉग सिग्नल्स में डिस्टर्बेंस ईजिली क्रिएट की जा सकती है, जबकि जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ईजिली डिस्टर्ब नहीं होते। अब मेरी आवाज़ या किसी भी इंसान की आवाज़ जो है वो एक एनालॉग सिग्नल की एग्जाम्पल है, जबकि कंप्यूटर जो काम करता है वो सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कंप्यूटर के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं प्रोसेसर मेमोरी के दरमियान, तो वो सिग्नल्स कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स की मिसाल है। तो यहाँ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं आखिरी सी सेक्शन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो अब चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन नंबर सी की तरफ। तो सेक्शन सी में हमें टोटल 2 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स देने हैं आउट ऑफ 4 में से, ठीक है, और ये लॉन्ग हैं तो जाहिर सी बात है इनकी डिटेल थोड़ी सी हमें ज़्यादा देनी होगी। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन सी में, वो कह रहा है डिफाइन सीपीयू एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड देयर मेजर पार्ट्स। ये बताइए सीपीयू क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और उनके मेजर पार्ट्स क्या होते हैं। सीपीयू के बारे में हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का जो होता है वो असल मेन मगज़ होता है, दिमाग होता है, जिसका सारा काम होता है कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करना, वो सारा काम इसकी जिम्मेदारी होती है। और जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, उन कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं जिसके पास सीपीयू नहीं होता, और सीपीयू के बगैर कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता हमने कंप्यूटर की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी हुई थी कि जो है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं और सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। तो इन तमाम कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ में बहुत फ़र्क होता है। तो जो हम आमतौर पे लैपटॉप्स या जो डेस्कटॉप्स यूज़ कर रहे होते हैं, इनको पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। तो इनका जो सीपीयू होता है वो बहुत ही छोटा सा एक पिद्दू सा जो है हमारे पास एक चिप होती है, और उस चिप के ऊपर जो है सीपीयू की सारी इंटीग्रेशन हुई होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज़ ज़रा थोड़ा पिक्चर्स की मदद से क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप इधर आ जाइए। ये जो आपको नज़र आ रहा है, अक्सर हमारे यहाँ जो है ना कॉमनली तौर पे हम इसी को सीपीयू कह रहे होते हैं कि भाई ये हमारा सीपीयू यूनिट है। भाई ये सीपीयू नहीं होता, ये एक हमारे ज़बान पे चढ़ा हुआ वर्ड है। इसको कहते हैं सिस्टम कैबिनेट। टेक्निकली तौर पे सिस्टम कैबिनेट होता है, और इस सिस्टम कैबिनेट के अंदर हमारे पास मदरबोर्ड होता है, और जो है ना बसेस होती हैं, और प्रोसेसर सीपीयू सब इसी के अंदर मौजूद होता है। तो इसको हम सीपीयू कह देते हैं, मगर ये सीपीयू होता नहीं है। सीपीयू तो एक छोटी सी चिप होती है। ये इस सिस्टम कैबिनेट के अंदर आप देखें तो हमें मदरबोर्ड नज़र आ रहा है, सारी स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, इस पर रैम चिप्स लगा सकते हैं, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है ना, और बाकी सारी हार्ड डिस्क और ड्राइव्स वगैरह कनेक्टेड हैं। यहाँ जो आपको एक छोटा सा बीच में जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये हिस्सा जो है यहाँ पर जो है चिप लगती है, जो कि इसकी सीपीयू की चिप कहलाती है। और चूँकि हमारे पास जितने भी जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, जो हमारे लैपटॉप्स या ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, इनकी जो चिप होती है ना, ये एक ही चिप के अंदर हमारे पास सीपीयू की सारी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा प्रोसेसर। तो अगर हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनका जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो एक चिप में आ जाती है, तो इस चिप का नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। बाकी जो हमारे पास बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, तो उनके जो हमारे पास जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं वो सिर्फ एक चिप नहीं होती, बल्कि बहुत सारी चिप्स, या एक बहुत बड़ा, जैसे पूरा इनका इतना बड़ा मदरबोर्ड था ना, इससे बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं जो उसके अंदर प्रोसेसिंग के लिए इंस्टॉल्ड होते हैं, और बहुत सारे होते हैं। तो लिहाजा बड़े कंप्यूटर्स के सीपीयू का डिज़ाइन और जो है ना वो ज़रा चेंज हो सकता है, लेकिन हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, उनके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और ये एक सिलिकॉन की चिप होती है, और उस सिलिकॉन की चिप के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे गोल्डन स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, और हर स्पॉट के अंदर जो है वो कई हज़ार ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड हुए हैं। इसीलिए इसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। तो ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप होती है, और इन शॉर्ट इसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अच्छा भाई, तो अब आपको बुनियादी फ़र्क पता चल गया कि भाई सीपीयू का मतलब होता है वो हिस्सा जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का और सारी काम करता है,
और हमारे जो छोटे पिद्दे कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, उनके अंदर सीपीयू एक छोटी सी चिप पर इंस्टॉल होता है और उस चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। वरना बड़े कंप्यूटर्स हों तो उनमें सीपीयू का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अब माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, जो हमारी जो सीपीयू का काम कर रहा होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ उसके अंदर छोटी छोटी फर्दर चिप की क्लासेस होती हैं, जिसको हम जो है क्लॉक, रजिस्टर्स, कैशे मेमोरीज़ वगैरह कहते हैं। तो ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बेसिकली 5 जो हैं अलग अलग हिस्से होते हैं, जो कि उसकी कंसेप्चुअल वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उसमें जो पहला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं ALU या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे माइक्रो प्रोसेसर का या सीपीयू का वो हिस्सा होता है जिसका काम सारी की सारी लॉजिकल और कैलकुलेशन करना, जो अर्थमेटिक बेस हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, चीज़ों को कंपेयर करना। ठीक है भाई, तो ये सारे काम अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के अंदर किए जाते हैं। अब ये काम करवाने के लिए हमारे पास सेकंड जो कंप्यूटर का सीपीयू का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट चिप का वो हिस्सा होता है जिसका काम एक्चुअली इस पूरी वर्किंग को कंट्रोल करना, कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम करने वाला और उस मज़दूर से काम करवाना कैसे। तो ये कंट्रोल यूनिट जो है वो डाटा को जो रिसीव हो रहा होता है इनपुट यूनिट से, उनको, मेमोरी को और इस ALU को आपस में एक फ़्लो में लेके चलता है। तो ये जो है ना, समझ लेंगे स्कूल के प्रिंसिपल की तरह काम करता है, कि इसका काम होता है बाकी सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखना। फिर उसके बाद हमारे पास एक तीसरा कंपोनेंट जो होता है किसी भी प्रोसेसिंग चिप का, उसको क्लॉक कहा जाता है। क्लॉक वो हिस्सा होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है। और चूँकि आपको पता है कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ऊपर, डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है, तो क्लॉक जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करेगी उतनी ही तेज़ कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड होगी। तो क्लॉक की मदद से जो है, क्लॉक की स्पीड, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, उनको मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है और यही जो है कंप्यूटर की स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी फास्टर क्लॉक होगी उतनी ज़्यादा ही कंप्यूटर का प्रोसेसर फास्टर कैपेबिलिटी जो है ना कैपेबिलिटीज़ रखेगा प्रोसेसिंग की। अब उसके बाद चौथा हिस्सा जो होता है हमारे पास वो कहलाता है रजिस्टर्स। रजिस्टर एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है जिसके अंदर जो चीज़ कंप्यूटर के ALU से प्रोसेस हुई हुई होती है उसको जो है टेम्प्रेरी तौर पे होल्ड किया जाता है। ठीक है ना। तो किसी भी हमारे पास CPU के अंदर रजिस्टर्स जो होते हैं वो सारा काम क्या करते हैं कि आप जो कैलकुलेशन होती है उस कैलकुलेशन के बीच में एक रफ वर्क जो भी हो रहा होता है या जो भी आंसर्स आ रहे होते हैं उन आंसर्स को आप रजिस्टर्स में थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हो, फिर बाद में इसको फर्दर प्रोसेसिंग के साथ कंपाइल करके आपको आंसर आगे डिस्प्ले करने में आसानी रहती है। इसीलिए इन रजिस्टर्स को हम मेमोरी प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स भी कहते हैं। और ये जो है हमारे पास 8 बिट से लेकर के 64 बिट्स तक के रजिस्टर्स हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक पांचवा हिस्सा भी होता है जो कि मेमोरी ही का काम करता है, उसको हम कैशे मेमोरी कहते हैं। तो कैशे मेमोरी भी एक ऐसी स्टोरेज मेमोरी होती है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी हो सकती है और कुछ कैशे मेमोरीज माइक्रो प्रोसेसर के बाहर भी होती हैं। ठीक है ना, जिनको हम एक्सटर्नल कैशे भी कहते हैं। बाहर का मतलब ये कि वो जो है होती प्रोसेसर से करीब है लेकिन चिप के ऊपर नहीं होती। और कुछ कैशे की जो मेमोरी होती है वो बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ कैशे CPU के अंदर यानी प्रोसेसर चिप के साथ अंदर ही बिल्ट इन होती है और कुछ कैशे जो होती है वो उस माइक्रो प्रोसेसर चिप से थोड़ा करीब में होती है लेकिन चिप से बाहर होती है, तो उसको एक्सटर्नल कैशे कहते हैं। काम इसका भी वही होता है कि ये हमारे पास एक इमीडिएट प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करने के लिए यूज़ होती है। ऐसा करने की मदद से रजिस्टर्स और कैशे की मदद से जो हमारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए जितने भी जो एडवांस कंप्यूटर्स होते हैं जो फास्ट परफॉर्म करते हैं उनके रजिस्टर्स और कैशे जो होती हैं ना CPU के साथ ज़्यादा होती है। तो ये तो हमारा पहला सवाल था कि हमने CPU माइक्रो प्रोसेसर और उसके मेजर कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो कहता है हमसे डिफाइन टोपोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। टोपोलॉजी हमारा नेटवर्किंग का जो है ना टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, कि हमें मालूम है कि हम कंप्यूटर्स को जब किसी नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं और जिस पैटर्न पर, जिस लेआउट पर कनेक्ट करते हैं उस लेआउट को टोपोलॉजी कहा जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग किस डिज़ाइन में की जा रही है वो नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके की नेटवर्क डिज़ाइंस होते हैं या नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होती हैं। पहली कहलाती है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें हम जो कि लोकल एरिया नेटवर्क्स वगैरह में यूज़ होती है और उसमें तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक सिंगल मेन चैनल के ऊपर या केबल के ऊपर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये समझ लें कि बस ये एक मेन हाईवे होता है और उस हाईवे से जो है सारे के सारे कंप्यूटर्स उस एक केबल के ऊपर प्लग इन होते हैं। अब इसके फ़ायदे भी होते हैं और इसके नुकसानात भी होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि ये बहुत ही सबसे सस्ता तरीका है नेटवर्किंग क्रिएट करने का।
ठीक है भाई, सबसे आसानी से आपने एक जो है मेन केबल ली और उस केबल के ऊपर तमाम कंप्यूटर या दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस, प्रिंटर वगैरह, स्कैनर वगैरह शेयर कर दिए। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि अगर कहीं आपके वायर के अंदर किसी भी पॉइंट पर कोई जो है ब्रेकेज आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गई या वायर मेल फंक्शन हो गई, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क एक साथ धड़म हो जाएगा। ठीक है ना, ये नहीं कि खाली उस हिस्से को जो है ना नुकसान पहुँचे और खाली एक आध जो कंपोनेंट कनेक्टेड है खाली वो डिस्कनेक्ट हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वायर कहीं बीच से ब्रेक हो गई या वायर में कहीं फॉल्ट आ गया तो उससे सारे कंप्यूटर्स की जो नेटवर्किंग होती है वो लिंक डाउन हो जाते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा जो है ड्रॉबैक है। इसी तरह से हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है। रिंग में भी क्या होता है, हमारे पास बस टोपोलॉजी में एक स्ट्रेट लाइन होती है और उस स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट राइट आपने कनेक्ट किए हुए होते हैं सारे टर्मिनल्स। रिंग टोपोलॉजी में आप यही चीज़ जो होता है वायर का एक लूप बना देते हैं, एक सर्कुलर लूप बन जाता है रिंग की तरह। तो उसमें क्या होता है कि एक कंपोनेंट से डाटा निकलता है और वो सर्किल में दूसरे कंपोनेंट पर जाता है, फिर तीसरे के बाद, फिर चौथे के बाद, इस तरह से वो एक सर्किल में राउंड करता रहता है। इसका भी फ़ायदा ये होता है कि ये कनेक्शन भी है, इस तरह से नेटवर्क बहुत आसानी से कम पैसों में क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन इसका भी वही नुकसान है जैसे कि बस में था कि अगर कहीं से डैमेज हो गया टर्मिनल तो फिर वो पूरा कनेक्शन जो होता है वो डैमेज हो जाता है। तो इसी तरह से रिंग टोपोलॉजी में ये होता है कि अगर जो सा टर्मिनल या जिस जगह से वायर ब्रोकन होगा तो फिर उससे आगे सिग्नल्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो आपका फिर नेटवर्किंग जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका डैमेज हो जाएगा। तो आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो होती है वो बंद हो जाएगी। इन दोनों टोपोलॉजीज़ के मुकाबले में तीसरी जो टोपोलॉजी है जिसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ये सबसे बेस्ट होती है और सबसे सूटेबल होती है। अगर आपके पास जो है कोई नेटवर्किंग के लिए आपकी रिसोर्स का मसला नहीं है और आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छी हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप स्टार टोपोलॉजी यूज़ करें। स्टार टोपोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो है हम नेटवर्किंग हब यूज़ करते हैं और हर डिवाइस जो होता है वो इंडिविजुअली कनेक्ट हुआ हुआ होता है। तो अगर किसी टर्मिनल पे कोई प्रॉब्लम होती है, किसी टर्मिनल से जो है कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती या कुछ उसमें कोई वायरस आता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो सिर्फ वही टर्मिनल डाउन होगा, बाकी सारे आपस में एक्सचेंज ऑफ डाटा कर सकते हैं, बाकी सारे इंटरकनेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर अपने एक पर्सनल वायर के ज़रिए कनेक्टेड होता है एक सेंट्रल डिवाइस से जो कि हब होती है, और हब जो होती है वो तमाम डिवाइसेस को इंडिविजुअली कनेक्ट करती है और उन तमाम के दरमियान, डिवाइसेस के दरमियान 1 to 1 जो है वो कम्युनिकेशन चल रही होती है, 1 to many कम्युनिकेशन भी चलती है। तो उसमें किसी एक के ब्रेक होने से बाकियों की नेटवर्किंग लिंक डाउन नहीं होते। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है स्टार टोपोलॉजी का। नुकसान सिर्फ यही है कि भाई इसके ज़रा पैसा अच्छा चाहिए होता है आपको और उसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है ज़्यादा लेने की वजह से इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसी तरीके से थर्ड हमारा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपकी बुक के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स बताए गए हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, वो जो हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 5 के करीब हैं। तो ये 5 जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे, वो मिलकर के एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ आपकी बुक के मुताबिक हैं। अगर आप कभी आगे चल करके इंशाल्लाह जब एडवांस बुक्स वगैरह पढ़ेंगे डेटाबेस वगैरह से रिलेटेड, तो वहाँ डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते तो 5 हैं, लेकिन वो ये नहीं होते। वो जो है ना आपका प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम अपनी बुक और अपने सिलेबस के दायरे में रह के बात करेंगे, तो इसलिए हम जो कंपोनेंट्स आपको बुक में मेंशन किए गए सिर्फ आपने यही लिखने हैं। ठीक है ना। तो हमारी बुक के मुताबिक डेटाबेस में सबसे पहले जो होता है वो टेबल होता है। टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स सेव होते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक डाटा फाइल क्रिएट करता है टेबल, और इसके अंदर मुख्तलिफ रॉज और कॉलम्स होती हैं जिसमें आप डाटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। फील्ड जो होता है वो आपको, हमने जैसे कि बताया था कि किसी भी डाटा के अंदर एक वर्टिकल कॉलम होता है जिसके अंदर आप किसी खास किस्म का डाटा सेव कर सकते हैं, यानी कि कॉलम होता है ये। और बहुत सारी फील्ड्स, बहुत सारे कॉलम्स मिलकर के एक रिकॉर्ड जनरेट करते हैं, और बहुत सारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो मिलकर के एक डाटा की फाइल या एक कंप्लीट टेबल को शो कर रहे होते हैं। जब भी हम कभी डाटा सेव कर रहे होते हैं किसी भी डाटाबेस के अंदर, तो मुख्तलिफ डाटा की टाइप्स हमारे जो है ना सामने ज़रूर रिप्रेजेंट होती हैं। जैसे कि किसी का नेम अगर आपने लिखना हो तो नेम में आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आएंगे, या बहुत जो है कोई हुआ तो नंबर आ जाएंगे, कोई एड्रेस वैल्यू अगर हो गई तो डाटा जो होता है हमारे पास वो मुख्तलिफ टाइप्स का होता है। नंबर्स में हो सकता है तो उसको इंटीजर्स कहेंगे, अगर वो नंबर्स जो हैं डेसिमल पॉइंट्स के साथ हैं तो जो है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कहलाएगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं तो उसे कैरेक्टर कहते हैं, और अगर उन अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स भी मिक्स हो जाएं तो फिर उस डाटा टाइप को स्ट्रिंग कहा जाता है।
तो ये अलग अलग हमारे पास डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जो डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा सिग्नल में किस किस्म के कंटेंट्स मौजूद हैं। आखिरी हिस्सा जो हमारे डेटाबेस का मेन कंपोनेंट होता है वो होता है व्यू। व्यू का मतलब आप डाटा को किस तरीके से जो है डाटा के अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, डाटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसको सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। तो डाटा को मैनेज करने के लिए जो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम व्यूज़ कहते हैं। तो जो भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो व्यूज़ होते हैं वो डाटा के टेबल्स क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करने और सॉर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इन 5 चीज़ों से मिलकर के हमारी एक डेटाबेस कंप्लीट होती है। अब चलें आखिरी सवाल की तरफ, जो कि है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या खुसूसियात होती हैं। तो कोई भी अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर जो है ये बुनियादी तौर पर 3-4 बातें शामिल हों, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि डिलीवरी टाइमली होनी चाहिए। ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें आपका डाटा डिलीवर ही ना हो तो उसको हम अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम तो नहीं कह सकते। ये ऐसा ही है कि एक बच्चा पेपर में बिल्कुल निकम्मा फेल हो जाए, ठीक है भाई, तो आप उसको क्या कहेंगे? कोई उसकी रिपोर्ट कार्ड देखने से तो उसको नहीं उसका अंदाज़ा होगा कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, उसको समझ आया था कि नहीं आया था। चूँकि उसने इन दी एंड फाइनली पेपर में आंसर सॉल्व नहीं किए तो हम उसको क्या कहेंगे कि भाई ये जो है वो नील बटा सिफर बच्चा है और निकम्मा बच्चा है। तो भाई इसी तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर कम्युनिकेशन होगी ही नहीं, कम्युनिकेशन में डाटा सेंड ही नहीं होगा तो फिर वो जो है एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं हो सकता। दूसरी बात कि डाटा सेंड होने के साथ साथ डाटा एक्यूरेट एड्रेस के ऊपर सेंड हो, ठीक है ना, तो तभी वो अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। अगर डाटा किसी गलत टर्मिनल पे सेंड कर रहा है या जहाँ उसको भेजना चाहिए वहाँ नहीं भेज रहा तो फिर इसका मतलब उस कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स है। तो पहली चीज़, पहली क्वालिटी कि डाटा को डिलीवर करना है, लाजमी करना है, ठीक है भाई, टाइमली करना है। दूसरा एक्यूरेसी के साथ करना है। और तीसरी चीज़ टाइमलीनेस के वक्त पे करना है। कम से कम डाटा का आपका ट्रांसमिशन टाइम होगा तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम उतना ही अच्छा कंसीडर किया जाएगा। और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा अगर वो डाटा को सेंड करने में तो ऑब्वियसली अगर वो टाइम के बाद डाटा काफ़ी देर बाद पहुंचता है तो फिर वो तो यूज़लेस डाटा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे पास अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की क्वालिटीज़ हैं। चौथी चीज़ जो है वो सिग्नल स्ट्रेंथ, कि जो है कम्युनिकेशन के दौरान सिग्नल की क्वालिटी का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुई, सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं हुई आपके डाटा की, तो फिर उससे होगा ये कि आपके जो डाटा है ना उसके अंदर इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं, यानी डाटा जो होता है वो हमारा डैमेज हो जाता है उसके सिग्नल्स की वीकनेस की वजह से, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारी जो है इस मॉडल पेपर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और इंशाल्लाह ताला आपने बहुत मेहनत से इसकी तैयारी करनी है, ठीक है भाई। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।